हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने वाले हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, don't even try. 'Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. वेल गाइस, जब हम बात करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो आखिर मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है, इस चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में। अकॉर्डिंग टू द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तब जो थिन फिलामेंट होता है वो स्लाइड करता है ओवर द थिक फिलामेंट। यानी कि थिक फिलामेंट जो होता है वो तो अपनी जगह पर फिक्स रहता है, लेकिन जो थिन फिलामेंट होता है वो थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करता है, फिसलता है। तो कहने का मतलब है कि मायोसिन तो अपनी जगह पर स्टेबल रहता है, लेकिन जो एक्टिन होता है वो एग्जैक्टली में मायोसिन के ऊपर स्लाइड करता है। अब हम बात करते हैं कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स कहाँ से आता है। तो गाइस, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का इम्पल्स हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से आता है थ्रू द मोटर न्यूरॉन। और मसल्स एंड न्यूरॉन्स के बीच जो कनेक्टिंग जंक्शन प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। गाइस, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब बात हो रही हो दो न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्टिंग जंक्शन की, तो उसको साइनैप्स बोलते हैं, जहां पर दो न्यूरॉन्स के बीच इंफॉर्मेशन शेयर होती है। पर जब बात करते हैं मसल्स एंड न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्टिंग जंक्शन की, तो उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट बोलते हैं, जहां पर इम्पल्स का ट्रांसफ़र न्यूरॉन से मसल में होता है। तो चलिए डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। हमने माना कि ये अपने पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, दैट इज सीएनएस है। हमने बोला इस सीएनएस से ये मोटर न्यूरॉन थी जो कि मोटर सिग्नल लेकर आई। अब ये मोटर सिग्नल जो था ये न्यूरॉन के लास्ट वाले पार्ट दैट इज एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचा। और आप जानते हैं कि एक्सॉन टर्मिनल पर प्रेजेंट होते हैं साइनेप्टिक नोब, जिसमें बहुत सारी वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं। न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब वाले पार्ट में साइनेप्टिक वेसिकल्स प्रेजेंट होती हैं एंड इन साइनेप्टिक वेसिकल्स में न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। जैसे ही मोटर सिग्नल न्यूरॉन के साइनेप्टिक नोब वाले पार्ट में पहुंचा, साइनेप्टिक नोब के अंदर प्रेजेंट साइनेप्टिक वेसिकल्स मूवमेंट करने लगे और आगे जाकर प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज हो गए। साइनेप्टिक वेसिकल जिनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ था, वो जब प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन से फ्यूज होते हैं तब उनके अंदर भरा न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज हो जाता है। अब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है? तो मोटर न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल पर प्रेजेंट साइनेप्टिक नोब और मसल सेल के बीच ये जो खाली स्पेस है, इसी को साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। मसल सेल की शार्कोलेमा पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स हैं, यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन जाकर अपने रिसेप्टर से जुड़ने लगता है, और जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन मसल की शार्कोलेमा पर प्रेजेंट अपने रिसेप्टर से जुड़ने लगता है, तुरंत के तुरंत शार्कोलेमा का डीपोलराइजेशन होने लगता है और सार्कोलेमा में एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल शार्कोलेमा के थ्रू ट्रैवल करता हुआ टी ट्यूब्यूल में पहुंचा। अब ये टी ट्यूब्यूल इस एक्शन पोटेंशियल का कंडक्शन करेगी और इसे लेकर जाएगी शार्कोप्लाज्म में। जब शार्कोप्लाज्म में इम्पल्स पहुंचा तो शार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट एसआर दैट इज शार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्टिव हो गया, स्टिमुलेट हो गया, और स्टिमुलेट होकर इसने रिलीज किया कैल्शियम आयंस। वेल गाइस, आप सभी को पता है कि नॉर्मल कंडीशन में एक्टिन कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर ये मेरे पास एक्टिन है, ये ट्रोपोमायोसिन है, और ये 3 सब यूनिट है ट्रोपोनिन की। अगर आपने स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा मैंने कहा था टीपीटी किससे जुड़ता है? ट्रोपोमायोसिन से। टीपीआई क्या काम करता है? मायोसिन बाइंडिंग साइट को ढक कर रखता है, मतलब कि एक्टिन पर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट को मास्क करके रखता है। और टीपीसी से कौन जुड़ता था? कैल्शियम आयंस। तो ये थी नॉर्मल कंडीशन एक्टिन कॉम्प्लेक्स की। अब जो ही यहाँ से कैल्शियम आयन आया वो तुरंत जाकर इस टीपीसी सब यूनिट से जुड़ा। अब जो ही कैल्शियम आयन इस टीपीसी सब यूनिट से जुड़ा, तुरंत के तुरंत इस एक्टिन कॉम्प्लेक्स के कॉन्फ़िगरेशन और कॉन्फॉर्मेशन में चेंजेस आए। अब कैसे चेंजेस आए? तो ये जो एक्टिन थी ये तो इस डायरेक्शन में रोटेट होने लगी, और ये जो ट्रोपोनिन थी ये इस डायरेक्शन में रोटेट होने लगी।
तो हमने बोला इसके कॉन्फॉर्मेशन में चेंजेस हुए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने लगी, और जब रोटेट हुई तो इसकी वजह से एक्टिन पर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो गई, अनमास्क हो गई। तो अब एक्टिन से मायोसिन आसानी से जुड़ सकता है। अब हम एनसीईआरटी के एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम पर मूव करते हैं। हमने देखा इनिशियल कंडीशन में सिचुएशन कुछ इस तरह से थी। ये नीचे वाला अपने पास मायोसिन है एंड ऊपर वाला एक्टिन, और ये बीच वाला जो पार्ट है ये है क्रॉस आर्म, और क्रॉस आर्म पर ही दो एक्टिन बाइंडिंग साइट एंड दो एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एटीपी जुड़ा हुआ है, मतलब कि यहाँ पर मसल्स रिलैक्स स्टेज में है। हमने बोला जो ही टीपीसी जो था उससे कैल्शियम आयन जुड़ा, एक्टिन फिलामेंट के कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, एक्टिन पर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट अनमास्क हुई, तुरंत के तुरंत यहाँ पर एटीपी का हुआ हाइड्रोलाइसिस, और एटीपी के हाइड्रोलाइसिस के बाद एटीपी ब्रेक हो गया एडीपी तथा फॉस्फेट में। एटीपी के एडीपी तथा फॉस्फेट में ब्रेक होने पर एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और उस एनर्जी का यूज़ करके मायोसिन का हेड एक्टिन से जाकर जुड़ गया। जब मायोसिन का हेड एक्टिन से जुड़ा तो फॉर्मेशन हुआ क्रॉस ब्रिज का। तो अब एक्टिन एंड मायोसिन आपस में जुड़ चुके हैं। अब बारी है इस एक्टिन को स्लाइड कराने की टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ शार्कोमियर, शार्कोमियर के सेंटर की तरफ। अब आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इस मायोसिन के हेड पार्ट पर अभी भी एडीपी तथा फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब जब ये एडीपी तथा फॉस्फेट मायोसिन के हेड से रिलीज होगा तो एक पावर स्ट्रोक जनरेट होगा, और उस पावर स्ट्रोक की वजह से मायोसिन एक झटके से एक्टिन को खींच लेगा। तो इस पावर स्ट्रोक की वजह से ही जो थिन फिलामेंट था, दैट इज एक्टिन जो था, वो स्लाइड करता है ओवर द थिक फिलामेंट मायोसिन, और किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ शार्कोमियर। और जब ये प्रोसेस हो गया तो बस मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो गाइज एक चीज़ तो क्लियर है कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराने के लिए हमने एटीपी खर्च करा, पर अब जब हमें मसल्स में रिलैक्सिएशन कराना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? गाइज मसल्स में रिलैक्सिएशन कराने के लिए हमें एक्टिन और मायोसिन के बीच बने इस क्रॉस ब्रिज को ब्रेक करना पड़ेगा, मगर मायोसिन एक्टिन को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि मायोसिन ने एक्टिन से जुड़कर क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए अपनी एटीपी खर्च करी थी। तो अगर आप मायोसिन को वापस से एटीपी दे देते हो तभी ये क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो सकता है। तो हमने मायोसिन के हेड पर प्रेजेंट एटीपी बाइंडिंग साइट पर वापस से एटीपी प्रोवाइड करा दी। तो अब मायोसिन को वापस से एटीपी मिला तो तुरंत एक्टिन एंड मायोसिन के बीच बना क्रॉस ब्रिज ब्रेक हो गया, और क्रॉस ब्रिज के ब्रेक होते ही वापस से एक्टिन अपनी जगह पर और मायोसिन अपनी जगह पर आ गए। तो चलिए अब हम इस पूरे सिनेरियो को रिकॉल करते हैं एनसीईआरटी की लाइंस के थ्रू। तो सबसे पहले मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन का इनिशिएशन किससे हुआ? तो मोटर सिग्नल आया। कहाँ से आया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। फिर इसकी वजह से एसिटाइल कोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर था वो रिलीज हुआ कहाँ पर? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर। फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ किसमें? शार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर में। अब इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से जो कि जनरेट हुआ था शार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर में, जो शार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम था वो ट्रिगर हुआ और उसने रिलीज़ किया कैल्शियम आयंस। अब ये जो कैल्शियम आयंस हैं जो कि रिलीज़ हुए हैं शार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ये कंबाइन होते हैं ट्रोपोनिन से और एक्टिन पर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट को अनमास्क कर देते हैं। अगले स्टेप में एटीपी हाइड्रोलाइसिस से एनर्जी का यूज़ करके मायोसिन हेड एक्टिन से जुड़ जाता है जिससे क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो जाता है। अब मायोसिन के हेड से एडीपी तथा फॉस्फेट रिलीज होता है जिससे मायोसिन हेड पर पावर स्ट्रोक जनरेट होता है और इस पावर स्ट्रोक की वजह से ही एक्टिन स्लाइड करता है ओवर द मायोसिन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ शार्कोमियर एंड इसी को हम मसल कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब मसल्स में रिलैक्सिएशन कैसे होता है इस प्रोसेस को रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले मोटर न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल लेकर आ रही थी वो स्टॉप हो जाएगी। फिर जो कैल्शियम आयंस थे वो वापस जाने लगेंगे शार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और कैल्शियम आयंस का शार्कोप्लाज्म से वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाना ये एक एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि इसमें एटीपी खर्च होते हैं। अब जो ही शार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट कैल्शियम आयंस
वापस से शार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने लगेंगे तो शार्कोप्लाज्म में कैल्शियम आयंस खत्म होने लगेंगे, तो एक्टिन फिलामेंट वापस से अपनी नॉर्मल स्टेज में आने लगेगा और ट्रोपोनिन का टीपीआई सब यूनिट दोबारा से एक्टिन पर प्रेजेंट मायोसिन बाइंडिंग साइट को कवर कर लेगा और जो क्रॉस ब्रिज पहले मसल कॉन्ट्रैक्शन में बन चुका था उसको ब्रेक करने के लिए नया एटीपी जोड़ना पड़ेगा मायोसिन के हेड पर प्रेजेंट एटीपी बाइंडिंग साइट पर, जिससे क्रॉस ब्रिज ब्रेक होगा और एक्टिन तथा मायोसिन वापस से अपने नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे। बस यही प्रोसेस था मसल्स में रिलैक्सिएशन का। अब कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, और वो सवाल ये रहे। तो सबसे पहला सवाल है कि जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो साइज ऑफ शार्कोमियर और डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो हमने देखा था कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के दौरान दोनों जेड लाइन एक दूसरे के करीब आई थी, मतलब कि शार्कोमियर की लंबाई डिक्रीज हुई थी। अगला सवाल है कि लेंथ ऑफ आई बैंड पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के दौरान आई बैंड की लेंथ डिक्रीज होती है। नेक्स्ट है कि लेंथ ऑफ एच जोन पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो गाइज आप सभी को पता है कि एच जोन शार्कोमियर के बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है और जब शार्कोमियर छोटा हो रहा था तब एच जोन का भी साइज डिक्रीज हो रहा था और जब मसल्स पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो एच जोन डिसअपेयर हो जाता है। अगला सवाल है कि लेंथ ऑफ ए बैंड पर क्या फ़र्क पड़ा। तो ए बैंड में कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो जैसा कॉन्ट्रैक्शन से पहले था वैसा ही कॉन्ट्रैक्शन पर रहेगा। अगला सवाल है कि डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन एंड एम लाइन पर क्या फ़र्क पड़ा। तो इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हुआ। नेक्स्ट है थिकनेस ऑफ मसल फाइबर पर क्या फ़र्क पड़ा। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त मसल फाइबर की थिकनेस इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन पर क्या फ़र्क पड़ा। तो कोई भी फ़र्क एक्टिन एंड मायोसिन के लेंथ पर नहीं पड़ा क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्शन के वक्त सिर्फ जगह बदलती थी एक्टिन एंड मायोसिन की लेंथ नहीं। एंड द लास्ट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन वाज प्रपोज्ड बाय हक्सली एंड हैंसन इन 1954, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जो कि एक्सप्लेन करती है कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो इस तरह से आज आपने स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन को डिटेल में समझा। अब होप करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो के थ्रू आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अब आप हमसे टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama.